जयवर्धन ने जैसे ही विजय की बात सुनी, उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आइए हम बैठकर बात करते हैं। जैसे ही वो दोनों बैठे, ज्वाला ने पानी का ग्लास विजय के सामने रखते हुए कहा, बताइए ना दादाजी, आप अचानक से यहाँ पर क्या करने आए हैं? इस तरह से अचानक से आपका यहाँ पर आना कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती। जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, है ना? इतना बोलते हुए ज्वाला वहीं सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गई। ऐसे तो वो सबके सामने बहुत अलग बिहेव करती थी, लेकिन आज उसका मूड बिल्कुल अलग था। जैसे ही ज्वाला ने ये बात विजय से पूछी, विजय ने उसको घूरते हुए कहा, ज्वाला, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? ज्वाला ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। ज्वाला को इस तरह से बात करते देखकर जयवर्धन ने उसे घूरते हुए कहा, ज्वाला, अगर तुम 2 मिनट चुप रहोगी तो मैं अंकल से बात कर लूं। ज्वाला ने जब अपने डैड की बात सुनी तो वो आराम से सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई। उसने अपनी आईज रोल की, उन्हें आगे बोलने का इशारा किया। जयवर्धन ने विजय की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है विजय अंकल, आखिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको इस समय यहां पर आना पड़ा? आप कल दिन में भी तो बात कर सकते थे। विजय ने हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वैसे तो मैं ये बात तुमसे कभी भी कर सकता था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल फ्री था, तो सोचा कि अभी आकर तुमसे बात कर लूं। तभी जयवर्धन ने एक सिगरेट विजय की तरफ बढ़ा दी, लेकिन विजय ने मना कर दिया, तो वो खुद सिगरेट जलाकर पीने लगा। विजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, जयवर्धन, क्या तुम सिगरेट पीना बंद कर सकते हो? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ बैठकर यहां सिगरेट पियोगे तो सिगरेट की स्मेल मेरे कपड़ों में आ जाएगी। फिर जब मैं वापस घर जाऊंगा तो तुम्हारी आंटी मुझसे 1000 सवाल करेगी। इसलिए पहले तो तुम ये सिगरेट पीना बंद करो। जयवर्धन ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने तुरंत मुस्कुराते हुए अपनी सिगरेट बुझा दी। तभी विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, दरअसल मेरे पास बात करने के लिए तो कई सारी बातें हैं, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। तुम तो जानते ही हो मैं वाधवा परिवार को कितने लंबे समय से जानता हूं। हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब वाधवा परिवार के बेटे की शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, इसलिए मैं तुमसे इसी बारे में बात करने के लिए आया हूं। जयवर्धन बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसने मुस्कुराते हुए ज्वाला की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आगे की कोई भी बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मैंने पहले ही सोच लिया था कि ज्वाला की शादी के मैटर में मैं कुछ भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगा। यहां तक कि उसकी शादी में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ज्वाला जिसे भी अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहे बना सकती है। ज्वाला ने जैसे ही उन दोनों की बातें सुनी, वो समझ गई कि आखिर विजय वहां पर क्या करने के लिए आया था। अभी तक उसके चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। उसने तुरंत विजय की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, मुझे समझ आ गया है कि आप यहां पर शादी की बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो अभी मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वाधवा परिवार के बेटे में तो बिल्कुल भी नहीं। उससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं कुंवारी ही मर जाऊं। विजय ने जैसे ही ज्वाला की बात सुनी, उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? अरे बेटा, 1 मिनट तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद ये सब बोलना। इस बार मैं जिसका रिश्ता लेकर आया हूं वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है, साथ ही बहुत ज्यादा ब्रेव भी। जयवर्धन ने जैसे ही विजय की बात सुनी, उसने अपनी भौहें चढ़ा ली और कंफ्यूज होते हुए कहा, अंकल, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने जहां तक सुना है, वाधवा परिवार के बड़े बेटे की तो शादी काफी समय पहले ही हो चुकी है। उसका तो शायद एक बच्चा भी है। तो फिर क्या वाधवा परिवार का कोई रिश्तेदार है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? विजय ने जयवर्धन की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं वाधवा परिवार के किसी रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा। मैं वाधवा के बड़े बेटे की बात कर रहा हूं। उसकी इंटेलिजेंस की तो बात ही मत करो। उसके जैसा ब्रेव इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक पॉज लेकर विजय ने आगे कहा, कुछ समय पहले ही मैं मिस्टर वाधवा से मिला हूं। जब मैं वहां चेस खेल रहा था तब मेरी मुलाकात वहां पर उसके माता पिता से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो बचपन में ही उनसे बिछड़ गया था, लेकिन अब वो उन्हें वापस मिल गया है। वो बहुत अच्छा है और ज्वाला के साथ इसकी जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। ज्वाला ने जैसे ही विजय के मुंह से ये बात सुनी, उसने हंसते हुए कहा,
दादाजी, क्या आपने मिस्टर वाधवा के उस पोते को देखा है जिसके बारे में आप ये सारी बातें कर रहे हैं? आप उससे पहले कभी मिले भी हैं या नहीं, या फिर बस सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं? ज्वाला की ये बात सुनते ही विजय ने उसे झूठ नहीं बोलना चाहा और तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तो मैं उससे नहीं मिला हूं, लेकिन हाँ, मैं उससे बहुत जल्द मिलने वाला हूं। मैं ये सारी बातें उससे करने से पहले तुमसे पूछना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए तुमसे इस बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। अगर एक बार तुम इसके लिए राजी हो जाओगी तो फिर मैं वहां पर भी ये सारी बातें कर लूंगा। ज्वाला ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी उसने अपने डैड की तरफ देखा। जयवर्धन ने विजय की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंकल, अगर मिस्टर विश्वराज वाधवा का खोया हुआ पोता अब उन्हें मिला है तो उसकी उम्र कितनी है? उसका नाम क्या है? आपको उसके बारे में कुछ पता है? विजय ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, अभी मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने मिस्टर विश्वराज वाधवा से बात की थी। उन्होंने बताया कि उनका पोता जब पैदा हुआ था तो उसके कुछ ही समय बाद वो उनसे अलग हो गया था। उन्होंने ही मुझे बताया है कि उसकी उम्र 26 साल की है। वो ज्वाला से 2 साल ही बड़ा है। उसने अभी दिल्ली में अपना एक रेस्टोरेंट खोला है। उसका नाम मुझे मिस्टर वाधवा ने बताया तो था। क्या नाम बताया था उसका? ज्वाला ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने मन में कहा, एक रेस्टोरेंट का मालिक मुझसे शादी करने के सपने देख रहा है। तभी विजय ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, अरे हाँ, याद आया, उसे सब लोग मयंक के नाम से बुलाते हैं। मयंक वाधवा नाम है उसका। ज्वाला अपने मन में कुछ सोच रही थी कि तभी जब उसने विजय के मुंह से मयंक का नाम सुना, उस नाम को सुनते ही उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांधते हुए खुद से कहा, मयंक, इस मयंक से तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे मार मार कर अधमरा कर दूं। अपना गुस्सा निकालने के लिए मैं उस पर लात घूंसा सबसे मारूं, जब तक मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन ना निकल जाए। आखिर उसकी वजह से ही तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हुआ। ग्रैंड होटल में 8 लोगों को उसने चाकू से मार दिया और उसके बाद मेरे 4 लोगों को उसने भयानक जंगल में इतनी बुरी तरह से मारा था कि उनकी लाशें भी नहीं मिली। ज्वाला के मन में ये सारी बातें चल रही थी। तभी उसने सोचा, वैसे मयंक से मिलने का ये बड़ा ही अच्छा तरीका होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी आदर्श से पूछा था, लेकिन कुछ भी खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। तो अब जब ये सामने से मेरे सामने आ रहा है तो मैं इसे अपने हाथ से जाने क्यों दूं? ब्लैक शैडो उर्फ ज्वाला ये सारी बातें सोच रही थी। ज्वाला ने थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहा, कुछ भी करके मुझे इस मयंक से मिलना ही है। अगर ये मेरे सामने आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं इस तरह से इसे ढूंढने की कोशिश करती तो शायद ही मुझे ना मिलता, लेकिन अब तो ये खुद चलकर हमारे सामने आ गया। ज्वाला ने जयवर्धन को पहले ही सारी बातें बता दी थी, इसलिए जयवर्धन ज्वाला को देखकर समझ गया कि उसके दिमाग में जरूर कुछ तो चल रहा था। जैसे ही जयवर्धन ने विजय की बात सुनी, उसने गैस किया कि मिस्टर ओबरॉय के साथ इस मयंक का कुछ तो कनेक्शन था। उसे अब इस मयंक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। जब जयवर्धन ने विजय के मुंह से मयंक का नाम सुना तो वो भी अपने मन में सोचने लगा, हो ना हो ये वही मयंक होगा जिसका रिश्ता धनंजय के साथ है। अगर ऐसी बात है तो इससे मिलना बनता है। जयवर्धन और ज्वाला को इस तरह से खोया देखकर विजय ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? मुझे भी तो बताओ। जयवर्धन ने विजय की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, अंकल, मैंने कभी भी ज्वाला को किसी चीज के लिए प्रेशर नहीं दिया, ना ही उससे कभी कोई जोर जबरदस्ती की है, इसलिए मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह सकता। इतना बोलकर जयवर्धन ने ज्वाला की तरफ देखा। इससे पहले कि विजय कुछ बोल पाता, ज्वाला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, डैड, मुझे लगता है कि शायद मुझे एक बार इस मयंक से मिल लेना चाहिए। दादाजी, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसलिए मैं आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगी। मैं उस मयंक से मिलने के लिए तैयार हूं। जयवर्धन ने जैसे ही ज्वाला की ये बात सुनी तो वो ज्वाला की तरफ हैरानी से देखने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा, मुझे लगता है कि शायद ज्वाला भी यही सोच रही है
जो मैं सोच रहा हूं। यह सबसे सही तरीका है सच का पता लगाने का। विजय ने जैसे ही ज्वाला की बात सुनी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने ज्वाला की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, क्या सच में ज्वाला बेटा तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? ज्वाला ने विजय की तरफ देखकर सिर्फ हां में अपना सिर हिलाया, जिसे देखते ही जयवर्धन ने तुरंत ज्वाला से पूछा, आर यू श्योर बेटा? यह तुम्हारा डिसीजन है, मैंने इसके लिए फोर्स नहीं किया। ज्वाला ने मुस्कुराकर विजय के पास जाते हुए कहा, हां डैड, आपने मुझे इसके लिए फोर्स नहीं किया, यह मेरा डिसीजन है। विजय दादाजी, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही हूं, इसलिए बाकी की सारी जिम्मेदारी आपकी। ज्वाला को इसमें हर तरफ से अपना फायदा दिख रहा था, इसलिए वो इस बात के लिए मान गई। उसे मयंक से मिलना था। वहीं विजय ने जब देखा कि ज्वाला ने इतनी समझदारी से यह डिसीजन लिया है, तो उसने ज्वाला का हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है ज्वाला बेटा, तुमने इतनी समझदारी दिखाई है तो मैं अब इस बारे में बात करूंगा। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि यह तुम्हारे लिए सही डिसीजन नहीं है तो तुम मुझे तुरंत बता देना, मैं तुम्हारी तरफ से खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। ये सारी बातें होने के बाद मिस्टर विजय अब ज्यादा देर वहां पर नहीं रुकना चाहते थे। वो जल्द से जल्द मिस्टर वाधवा को ये खुशखबरी देना चाहते थे। उनसे अब सब्र नहीं हो रहा था। कुछ देर बात करने के बाद वो वहां से तुरंत ही निकल गए। उनके वहां से जाते ही जयवर्धन ने ज्वाला की तरफ देखते हुए कहा, ज्वाला, तुमने सोच समझकर यह डिसीजन लिया तो है ना? क्या तुम सच में उस मयंक से मिलने के लिए तैयार हो? ज्वाला ने अपने हाथों को आगे बांधते हुए कहा, डैड, जिस दिन से मैं यहां पर वापस आई हूं, मैं हमेशा ही इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल रेडी रहती हूं। जयवर्धन ने जैसे ही ज्वाला की यह बात सुनी, उसने तुरंत पूछा, फिर आदर्श के बारे में क्या सोचा तुमने? जैसे ही ज्वाला ने आदर्श का नाम जयवर्धन के मुंह से सुना, वो वहां से मुड़ी और सीधे वहां से बाहर निकलकर गार्डन में आ गई। उसने आदर्श को याद करते हुए कहा, आदर्श, हाँ मैं जानती हूं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन इस दुनिया में प्यार ही सब कुछ नहीं होता। और सबसे जरूरी बात कि मैं उससे प्यार नहीं करती। मेरे मन में उसके लिए इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। इतना बोलकर ज्वाला वहीं गार्डन की बेंच पर बैठ गई। उसने आदर्श के बारे में सोचते हुए कहा, आदर्श, तुम एक बहुत ही जेंटल इंसान हो और साथ में बहुत बड़े इडियट भी हो। तुमने उस दिन नशे की हालत में जो कुछ भी किया, उसके लिए हम दोनों में से किसी को भी गिल्टी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो सारी बातें भूल जाना ही सही होगा, क्योंकि तुम मुझे उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। इतना बोलकर ज्वाला वहीं बेंच पर अकेले बैठी रही। उधर अकेले टीना बैठकर कुछ सोच रही थी। अपने डैड और रतन काका को खोने के बाद मयंक उसकी देखभाल कर रहा था। वो पहले से काफी ठीक हो गई थी। टीना वहीं हॉस्पिटल में बाहर चांद की रोशनी में अकेले बैठी मयंक के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूर से रागिनी उसे देख रही थी। जिस तरह से मयंक ने उसे बचाया, वो मयंक के प्यार की वजह से ही पहले से बेटर हुई थी। उसने मयंक को सोचते हुए कहा, शायद यही है प्यार की असली ताकत, और मयंक टीना के लिए कितना कुछ कर रहा है। मयंक के बारे में सोचकर टीना को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि धनंजय ओबरॉय के मरने के बाद से मयंक हर दिन ओबरॉय ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के बाहर उसे लेने जाता था और उसका पूरा ध्यान भी रखता था। टीना ने मयंक को याद करते हुए कहा, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना भी नहीं, उसके बावजूद भी वो मेरी कितनी अच्छी तरह से केयर करता है। टीना के दिमाग में यह ख्याल बार बार आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि मयंक उसको सच में बहुत प्यार करने लगा था। टीना ने धीमी आवाज में कहा, मयंक को जब उसका बिजनेस शुरू करने में मदद करने के लिए मैंने जब उसे पैसे दिए थे, तो उसने उन पैसों को भी लेने से इनकार कर दिया था। टीना के मन में कहीं ना कहीं मयंक को लेकर प्यार और इज्जत बढ़ गई थी। वहीं टीना की जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, तो वो मयंक से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वहीं दूसरे दिन वो मयंक के साथ सीधे ओबरॉय विला पहुंची। टीना को वहां पर देखकर विला में मौजूद सभी लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। टीना ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, तुम सबसे मुझे हिसाब किताब चुकता करना है। तुम लोगों के होते हुए भी कोई भी मेरी सेफ्टी ठीक से नहीं कर पाया, तो फिर तुम लोगों को यहां पर सिक्योरिटी गार्ड रखने का क्या ही फायदा? मैं क्यों अपने सारे पैसे बर्बाद करूं? इसलिए ये अभी के अभी मेरा ऑर्डर है कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को उनकी आज तक की पेमेंट देकर यहां से बाहर निकाल दो।
जब टीना ने यह ऑर्डर दिया तो कोई भी उसकी बात नहीं टाल सकता था। टीना अभी भी वहीं ओबरॉय मैंशन में ही थी। उसे वहां की हर एक चीज से काफी ज्यादा लगाव था। लेकिन अब जब उसके पापा और रतन काका वहां पर नहीं थे तो वो बार बार उनके बारे में ही सोचती जा रही थी। उसे अब ओबरॉय विला में और नहीं रहना था। इसलिए उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मयंक, मुझे यहां पर नहीं रहना, चलो हम यहां से चलते हैं। मयंक ने टीना की बात सुनकर हैरान होते हुए कहा, लेकिन यह तुम्हारा घर है, तुम अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाओगी? टीना ने मयंक की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां पर तुम्हारा रेस्टोरेंट है हम वहीं चलेंगे। एक कोई भी 2 BHK फ्लैट देख लेंगे, वहीं पर रहेंगे। मैं जब तक यहां पर रहूंगी मुझे डैड की याद आती रहेगी। मैं ऐसे में ना ही कोई काम कर पाऊंगी ना ही कंपनी संभाल पाऊंगी, इसलिए मुझे यहां पर नहीं रहना, चलो यहां से। टीना के कहने पर मयंक ने बिल्कुल वैसा ही किया। वही अपने रेस्टोरेंट के पास उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसमें 2 कमरे थे। वो घर काफी अच्छा बना हुआ था। वहीं खिड़की के सामने से काफी अच्छा नजारा दिख रहा था। मयंक ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, कैसा लगा तुम्हें यह घर? टीना उस पूरे घर को चारों तरफ से अपनी नजरें घुमाते हुए देख रही थी। तभी मयंक ने उसके पास आकर कहा, हाँ, मुझे पता है कि यह घर तुम्हारे विला जितना बड़ा नहीं है, लेकिन रहने के लिए ठीक है ना? तो बताओ, तुम्हें यह घर कैसा लगा? टीना ने हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं यहां से अपनी नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट करूंगी, मैं यहीं रुकूंगी। टीना ने जैसे ही वो घर खरीदा वो वहीं पर रुक गई। मयंक को भी उसके साथ वहीं पर रुकना पड़ा। उस फ्लैट में 2 कमरे थे। टीना एक कमरे में जाकर लेट गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रात में मयंक दूसरे कमरे से निकलकर उसके पास आएगा। टीना के दिमाग में ये बात चल रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी रात टीना मयंक का इंतजार करती रही, लेकिन वो उसके कमरे में नहीं आया। टीना ने बड़ी हैरानी से कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो सोच रही थी कि मयंक यहां आएगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं। अगली सुबह वो दोनों डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से कुछ नहीं पूछा। टीना चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और काफी ज्यादा उदास लग रही थी। मयंक ने उसके बिहेवियर को नोटिस किया। बड़े ही प्यार से बिल्कुल धीमी आवाज में पूछा, क्या बात है, तुम बड़ी अपसेट लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? टीना ने ना में अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं कहा। मयंक समझ गया था कि उसे शायद अपने डैड की याद आ रही होगी। मयंक ने टीना के हाथ पर अपना हाथ रखा, उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस टाइम कुछ ऐसा सोच रही हो जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन जो हो गया, अब अगर तुम उसके बारे में सोचोगी तो उससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इससे अच्छा यही होगा कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। टीना मयंक की बात सुन रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी समझदारी से उसे ये सारी चीज बताएगा। टीना को अब मयंक से काफी ज्यादा लगाव हो रहा था। जिस तरह से वो उसके लिए कंसर्न रहता था, उसकी इतनी फिक्र करता था, ये देखकर मयंक के लिए टीना का प्यार ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मयंक ने टीना को समझाया, उसे उसके ऑफिस छोड़कर वहां से चला गया। टीना अपने ऑफिस में बैठी थी। आज सैटरडे था और कल से वीकेंड स्टार्ट होना था। शाम को 5 बजे ऑफिस की मीटिंग स्टार्ट हुई। सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट देने के लिए तैयार हो गए थे। मीटिंग की शुरुआत मिसेस रागिनी ने की। उन्होंने वहां बैठे सभी एम्प्लॉयज की तरफ देखते हुए कहा, क्या रिपोर्ट्स हैं? एक एक करके मुझे सारी डिटेल्स में बताइए। रागिनी मैम, सदर्न हॉर्स रेसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। हॉर्स रेसिंग कंपटीशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। कंपटीशन के इनॉग्रेशन के लिए ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इन्हें देख लीजिए। उसके बाद हम अपना डिटेल्ड प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। प्रिया ने रागिनी को ये सारी बातें बताई। रागिनी उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रही थी। बाकी सारे लोग एक एक करके अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। वहीं रागिनी की नजर टीना पर गई, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी रागिनी ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मिस टीना, क्या सोच रही हैं आप? आपको इस प्रोजेक्ट में कोई चेंज चाहिए क्या? टीना अपनी सोच से बाहर आई।
उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स कैसी लगी? रागिनी ने फाइल्स के कुछ पन्ने पलटते हुए कहा, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, बस कुछ चेंज करवाऊंगी मैं इसमें, एक बार तुम देख लेती तो। टीना ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। टीना का यह जवाब सुनकर वहां बैठे सभी लोग बड़ी ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि टीना कभी भी इतनी लापरवाही से कुछ भी बात नहीं करती थी। लेकिन आज जब उसने रागिनी से यह बात कही तो रागिनी को भी यह चीज थोड़ी वियर्ड लगी। टीना को ऐसे बोलते देखकर रागिनी ने हैरानी से पूछा, टीना, आर यू श्योर? टीना ने हां में अपना सिर हिलाया। रागिनी ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, यह इतनी आसानी से सारी चीजों के लिए कैसे मान रही है? आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में? किस चीज को लेकर इतनी परेशान है जो इसका काम में दिल नहीं लग रहा? वहीं प्रिया रागिनी से इसी प्रोजेक्ट के बारे में कई सारी बातें करने लगी। सारी बातें बताते हुए प्रिया ने 2-3 बार टीना की तरफ देखा। टीना बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। पिछले 5-6 मिनट में हर एक बार उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वहीं वो अपनी चेयर पर बैठकर खिड़की से बाहर की तरफ देखती जा रही थी। टीना का ऐसा बिहेवियर देखकर प्रिया ने अपने मन में कहा, ऐसा लग रहा है शायद मिस टीना को कहीं जाने की बहुत जल्दी है। वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखना, आखिर बात क्या है? रागिनी ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इन सारी चीजों में थोड़े चेंजेस चाहिए। इतना बोलकर रागिनी ने उस फाइल को उठाया, उसमें कुछ जगहों को मार्क करने लगी। रागिनी, प्रिया और बाकी सब लोगों को यह बात समझ ही आ रही थी कि तभी टीना ने उन सबको बीच में रोकते हुए कहा, डायरेक्टर रागिनी, प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए। टीना को इस तरह से बीच में रागिनी को रोकते देखकर वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए और हैरानी से टीना की तरफ देखने लगे, क्योंकि टीना कभी भी इस तरह से मीटिंग के बीच में किसी को नहीं रोकती थी। आज उसने रागिनी को रुकने के लिए कहा, हालांकि किसी ने भी उसकी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं जताया। टीना तुरंत उठकर खड़ी हो गई थी। टीना को इस तरह से उठकर खड़ा होते देखकर रागिनी ने टीना की तरफ देखते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड टीना? टीना ने रागिनी की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी जाना होगा। आज की मीटिंग से लेकर नेक्स्ट वीकेंड की मीटिंग डिप्टी डायरेक्टर रागिनी ऑर्गेनाइज करेंगी। नाउ आई हैव टू गो। इतना बोलकर टीना ने अपना बैग उठाया, तेज कदमों से वहां केबिन से बाहर निकल गई। मीटिंग में बैठे सभी लोग टीना को हैरानी से देख रहे थे। बस अभिनव बजाज, जो अभी तक टीना की तरफ बैठा हुआ था, उसकी आंखों में उदासी थी। उसे इस तरह से जाते देखकर अभिनव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रागिनी ने जब टीना की यह बात सुनी तो उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है गाइस, वीकेंड पर होने वाली सारी मीटिंग्स मैं देखूंगी। रागिनी इतना बोलकर सीधे वहीं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। वहां ऑफिस के नीचे एक काले रंग की BMW कार खड़ी थी, जिसके सामने एक बड़ा ही हैंडसम लड़का अपना हाथ बांधकर बड़ी ही आराम से कार पर टेक कर खड़ा था। रागिनी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती थी टीना, तुम कहां जा रही हो। रागिनी के साथ साथ मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। वो सब जानते थे कि वो लड़का कोई और नहीं, CEO टीना का बॉयफ्रेंड मयंक था। थोड़ी ही देर में टीना ऑफिस रूम से बाहर निकल गई थी। अपना आज का काम वहीं बीच में रोककर वो सिर्फ और सिर्फ मयंक की वजह से निकली थी। ये सब देखकर सारे एम्प्लॉइज काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अभिनव ने टीना को इस तरह से जाता देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, टीना ने मयंक की वजह से मीटिंग को बीच में रोका और अपना काम छोड़कर वो उसके पास चली गई, क्योंकि मैं टीना को जितना जानता हूं वो कभी भी अपने काम को लेकर लापरवाही नहीं दिखाती थी, और अब इस तरह से अपना काम अधूरा छोड़कर जा रही है। टीना पहले से काफी बदल गई है। सिर्फ अभिनव के मन में ही ये बात नहीं आ रही थी, बल्कि रागिनी और प्रिया के साथ साथ वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को इस बात का एहसास हो रहा था कि टीना अब पहले से बहुत बदल गई थी। वो सभी लोग खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। वहीं टीना तेजी से भागते हुए मयंक के पास जा रही थी, क्योंकि वो मयंक को ज्यादा देर वहां पर खड़ा नहीं रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी
कि मयंक वहां पर रुक कर उसका इंतजार करे। टीना नीचे भागते हुए मयंक के पास आई। मयंक ने जैसे ही टीना को हड़बड़ाकर अपने पास आते देखा, उसने जल्दी से टीना का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हाई हील्स में टीना लड़खड़ा रही थी। मयंक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स टीना, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? इस तरह जल्दबाजी में आने की क्या जरूरत थी? वैसे भी अभी तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, तुमने मीटिंग अटेंड नहीं की क्या? टीना ने मयंक का हाथ कसकर पकड़ा और ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग मिस रागिनी संभाल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहां पर खड़े होकर मेरा वेट करो, इसलिए मैं जल्दी से नीचे आ गई। वैसे भी मैं मिस रागिनी को जानती हूं, वो बहुत अच्छे से सारी चीजें संभाल लेंगी। मयंक ने देखा टीना के माथे और चेहरे पर काफी पसीना निकल रहा था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी नीचे आई थी। उसने उसके माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, क्या बात है, तुम मिस रागिनी पर इतना यकीन करने लगी हो? मयंक ने जैसे ही ये बात बोली, टीना ने हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो सारे काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करती हैं, इसीलिए। टीना की बात सुनकर मयंक ने हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, मिस रागिनी है तो बहुत मेहनती। टीना ने जैसे ही मयंक के मुंह से रागिनी की तारीफ सुनी, वो उसे घूरते हुए देखने लगी। उसने मयंक का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। इतना बोलकर टीना ने कार का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी मयंक समझ गया कि टीना उसके मुंह से रागिनी की तारीफ नहीं सुनना चाह रही थी। तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। तभी मयंक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुमने इस तरह से मुंह क्यों बना लिया? टीना ने मयंक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने कहा मुंह बनाया, हटो आगे से और मुझे बैठने दो। तभी मयंक टीना के बिल्कुल करीब आया। उसने उसके चेहरे के आसपास जाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है। टीना ने जैसे ही मयंक को ऐसा करते हुए देखा, उसने मयंक को खुद से दूर करने के लिए पुश करते हुए कहा, हटो, मैं किसी से नहीं जल रही। मयंक ने टीना की तरफ देखा। उसने टीना के बिल्कुल करीब जाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अच्छा, सच में? जैसे ही मयंक ने टीना के गाल पर किस किया, टीना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मयंक ने जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया और टीना उसी तरह से मुस्कुराते हुए कार के अंदर बैठ गई। मयंक कार में आकर बैठा। उसने कार स्टार्ट की। मयंक एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था। टीना मयंक की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी। उसके चेहरे पर मयंक के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। तभी टीना ने अपना हाथ मयंक के हाथ के पास ले जाकर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर कस कर पकड़ लिया। मयंक ने टीना को ऐसा करते देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, टीना, आज डिनर में क्या खाओगी, बताओ। जैसे ही मयंक ने यह बात पूछी, टीना ने मयंक के हाथ को बड़े प्यार से टच करते हुए कहा, डेली घर का नॉर्मल खाना खाकर मैं बोर हो गई हूं, आज कुछ अलग ट्राई करें। आज मेरा बाहर का फ्राइड चिकन खाने का बड़ा मन है, चलो ना किसी रेस्टोरेंट में चलकर फ्राइड चिकन खाते हैं। मयंक ने टीना की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा, फ्राइड चिकन, तुम्हें पता है ना फ्राइड चिकन खाने से वेट बढ़ता है, सोचो अगर तुम फ्राइड चिकन खाकर मोटी हो गई तो। मयंक ने टीना को छेड़ने के लिए यह बात कही। तभी टीना ने मयंक के कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं मोटी नहीं होती, अब तो मुझे फ्राइड चिकन ही खाना है, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलो। टीना की बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें फ्राइड चिकन खाना है तो फिर किसी रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है, चलो ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से फ्राइड चिकन बनाकर खिलाता हूं। टीना ने जैसे ही मयंक के मुंह से यह बात सुनी, उसने एक्साइटेड होते हुए पूछा, रियली, तुम्हें फ्राइड चिकन बनाना आता है? मयंक ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब चीज कर सकता हूं, बस कभी इस बात का घमंड नहीं किया। टीना ने मयंक के कंधे पर मारते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो खिलाओ मुझे आज अपने हाथों का चिकन, मैं भी तो देखूं तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या फिर बस यूं ही बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। मयंक ने टीना की तरफ देखकर उसे घूरते हुए देखकर कहा, अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज दे रही हो, चलो अब मैं तुम्हें आज अपने हाथ से फ्राइड चिकन बनाकर खिलाता हूं, देखना तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। टीना ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा,
जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। टीना ने जैसे ही ये बात बोली, मयंक उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मयंक ने तुरंत अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ दी, जिसे देखते ही टीना ने हैरानी से पूछा, अब कहां जा रहे हो तुम? मयंक ने टीना की तरफ देखकर कहा, फ्राइड चिकन खाने के लिए पहले चिकन भी तो लाना होगा ना, अभी मार्केट चल रहे हैं हम। टीना मयंक की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मयंक सीधे चिकन लेकर घर पहुंचा। उन दोनों ने किचन में जाकर चिकन को फ्राइड किया। मयंक एक एक कर सारी चीजें कर रहा था, टीना बस उसकी हेल्प कर रही थी। वहां पर तभी टीना ने मुस्कुराते हुए मयंक की तरफ देखा। मयंक बड़ी ही शिद्दत से कुकिंग कर रहा था। टीना उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखे जा रही थी। थोड़ी ही देर में मयंक ने फ्राइड चिकन को प्लेट में सर्व किया और उसे टीना के सामने रखते हुए कहा, चलो खाओ, खाकर बताओ कैसा बना है। टीना ने जैसे ही फ्राइड चिकन का एक पीस उठाया, टीना को बड़ा ही टेस्टी लगा। टीना ने मयंक की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, वाओ, दिस इज रियली डिलिशियस। मयंक ने पूरे एटीट्यूड में आकर अपनी नाक पर हाथ लगाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। टीना ने मयंक की तरफ देखा, चिकन का एक पीस उठाकर उसके मुंह तक ले जाते हुए कहा, लो, तुम भी तो खाकर देखो। उन दोनों ने एक साथ वहीं पर बैठकर आराम से चिकन खाया। थोड़ी देर बाद मयंक ने टीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी सोने में टाइम है, जब तक कहीं घूमने चलें। टीना ने हां में अपना सिर हिलाया। वो सीधे टीना को लेकर बाहर निकला। वो दोनों वहीं रेस्टोरेंट के बाहर आकर बैठ गए। शाम का वक्त हो चुका था। सूरज लगभग पूरी तरह से डूब गया था। उन दोनों ने एक साथ में ही सनसेट देखा। टीना मयंक का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। वहीं डूबते सूरज के सामने टीना तब चल रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। टीना एक जगह बैठते हुए बोली, मयंक, हम चलते चलते कितनी दूर आ गए हैं देखो। अब यहां से जंगल भी नजर आने लगा। अब मुझे इसके आगे नहीं जाना, मैं बहुत थक गई हूं। इस जगह को आर्टिफिशियल झील की तरह बनाया गया था। सामने एक बहुत बड़ी मैन मेड झील नजर आ रही थी। जब टीना वहीं उस झील के पास मौजूद रेत पर बैठ गई तो मयंक को भी मजबूरी में उसके बगल में बैठना ही पड़ा। टीना वहीं हल्की गर्म रेत पर अपना पैर फेर रही थी। मयंक उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। तभी टीना ने उस रेत पर एक बड़ा सा दिल बनाया और उसे देखने लगी। मयंक ने टीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, कितना प्यारा लग रहा है ना सब कुछ। टीना ने अपने सामने से आती ठंडी हवा को फील किया। वहां उसे रेत के सामने का पानी और सामने मौजूद जंगल में वो सब कुछ देखने में एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। तभी टीना ने हां में अपना सिर हिलाया। चुपचाप वो मयंक के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। मयंक ने पानी में उछल कूद करती हुई छोटी छोटी मछलियों को देखते हुए कहा, यहां पर कितनी सारी मछलियां हैं, हमें फिशिंग करने का सामान लेकर आना चाहिए था, है ना? टीना ने सिर्फ हां में अपना सिर हिलाया, कुछ भी नहीं कहा। तभी मयंक ने टीना की तरफ देखा। वो उन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। टीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उस जगह की खूबसूरती के नशे में धुत हो गई थी। मयंक ने टीना की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत परेशान हो। इतना सीरियस होकर क्या सोच रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? जैसे ही टीना ने मयंक की बात सुनी, उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, सच बताऊं? मयंक ने हां में अपना सिर हिलाया और मयंक के करीब जाकर उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, बहुत कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में सोच रही हूं मैं। जैसे ही मयंक ने उसकी ये बात सुनी, उसने हैरानी से टीना की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। टीना ने मयंक के बिल्कुल करीब जाकर अपने दोनों हाथों को उठाया। उसकी गर्दन में अपना हाथ डालते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मयंक, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मयंक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि टीना इस टाइम उसे इतनी बड़ी बात कह देगी।
उसने टीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये बात बोलोगी। देखो, मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए हैं, बट ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। जैसे ही मयंक ने यह बात कही, टीना उसके और करीब आ गई। मयंक की नजरें टीना के होठों पर गई। मयंक उसके करीब जाता गया। टीना समझ गई थी कि मयंक उसे किस करने वाला है। तभी मयंक उसके होठों के पास आकर रुक गया और उसने टीना की तरफ देखते हुए पूछा, कैन आई किस यू? टीना ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मयंक उससे इस तरह से परमिशन मांगेगा। टीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और अपनी पलकें झपकाई। मयंक ने टीना के सिर के पीछे अपना हाथ रखा, उसके होठों के करीब जाकर उसे किस करने लगा। उन दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करके बड़े ही खुश हो गए थे। अब तक सूरज डूब चुका था और आसमान में चांद पूरा था और चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। टीना ने कस कर मयंक को अपने गले लगाया। मयंक टीना को अपने इतना करीब महसूस करके बहुत खुश हो रहा था। तभी उसने टीना को अपने करीब खींच लिया। उसके गाल पर किस करते हुए सीधे नीचे उसकी गर्दन पर किस करते हुए बढ़ने लगा। टीना भी मयंक को रोकना नहीं चाहती थी। उसने मयंक के बालों में अपने हाथ डाले और सिर को हल्के हाथों से सहलाते हुए बोली, मयंक, डोंट स्टॉप। मयंक टीना को अपने इतने करीब महसूस कर रहा था। टीना की सॉफ्ट स्किन को टच करने और उसकी गहरी सांसों को सुनकर मयंक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने वहीं टीना को रेत पर लिटा दिया, उसे बेतहाशा किस करने लगा। टीना को यह सब बहुत ही अलग लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने मयंक को ऐसा कुछ भी करने से मना नहीं किया। शायद टीना यही चाहती थी। टीना ने मयंक की तरफ देखते हुए सोचा, यह सब मुझे इतना अजीब लग रहा है, लेकिन मैं उसे मना क्यों नहीं कर पा रही। टीना ने मयंक को अपनी बाहों में भर लिया। टीना मयंक के एब्स टच कर रही थी। मयंक की स्ट्रांग बॉडी टीना को उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। उन्होंने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया कि तभी वहां दूर जंगल के पास किसी के तेज चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही टीना ने मयंक को अपने ऊपर से धक्का देते हुए दूर किया और उस आवाज की तरफ देखते हुए कहा, वो कैसी आवाज थी? मयंक को भी वो आवाज साफ साफ सुनाई दी। वो भी इस आवाज की तरफ देखने लगा। टीना और मयंक दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो आवाज काफी ज्यादा टीना के डैड धनंजय ओबरॉय के जैसे लग रही थी। मयंक ने टीना की तरफ देखकर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन मयंक पहले ही टीना को यह बता चुका था कि उसके डैड पहले ही मर चुके हैं। इसलिए टीना ने हैरानी से मयंक की तरफ देखा। मयंक को इस बात पर विश्वास था कि अगर वो मर चुके हैं तो फिर उनका भूत तो वहां पर नहीं हो सकता। आखिर कौन था वो? टीना ने घबराते हुए मयंक का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मयंक, ये आवाज कहां से आई? मुझे अजीब सा डर लग रहा है। आई थिंक हमें यहां से चलना चाहिए। मयंक ने टीना का हाथ पकड़ा, उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि आवाज आई कहां से है, कौन है यहां हमारे अलावा। टीना ने मयंक का हाथ कसकर पकड़ लिया। मयंक ने वहां आसपास पड़ी हुई कुछ छोटी लकड़ी की डंडियों को उठाया, उन्हें उस तरफ फेंकते हुए कहा, कौन है वहां पर? टीना मयंक की तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी मयंक ने कहा, हो सकता है वहां पर कोई जानवर हो। एक काम करता हूं, थोड़ा करीब जाकर देखता हूं। अगर कोई जानवर होगा तो हम उसे डराकर भगा देंगे, तुम डरना मत। मयंक उन झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहा था जहां से वो आवाज आई थी। टीना उस जगह पर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो भी मयंक के पीछे पीछे गई। मयंक जैसे उस जंगल के करीब पहुंचा, तभी वहां पर फिर से इस तरह की एक भयंकर आवाज आई। मयंक ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वो आवाज के करीब जाने लगा। वहीं टीना काफी ज्यादा घबरा गई थी। उसने मयंक को कसकर पकड़ लिया। मयंक ने जैसे ही वो आवाज सुनी, मयंक ने अपने मन में कहा, यह आवाज तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। मयंक उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। तभी टीना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दो मयंक, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वहां पर कोई इंसान है या जानवर।
वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मत जाओ उधर। टीना ने मयंक से जैसे ही ये बात कही, मयंक ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ। चांद की रोशनी में उस जंगल के अंदर जाने का रास्ता साफ नजर आ रहा था। वहां पर कोई भी परछाई नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे मयंक अंदर की तरफ बढ़ा, उसने देखा वहां पर वही लकड़ी की डंडियां और पत्थर पड़े थे जो अभी उसने कुछ ही देर पहले फेंके थे। मयंक ने जंगल के करीब बढ़ते हुए वहां आसपास की हर चीज को देखा। मयंक काफी ज्यादा चौकन्ना था। वहीं टीना डर रही थी कि तभी उन दोनों की ही नजर वहां पेड़ के पास पड़े एक जोड़ी जूते पर गई। वो जूते बड़े ही सलीके से रखे हुए थे। जैसे ही मयंक ने जूते को देखा, वो वहीं पर रुक गया। टीना, जो इधर उधर डरते हुए देख रही थी, उसने मयंक से पूछा, क्या बात है मयंक, तुम यहां पर रुक क्यों गए? टीना की बात सुनते ही मयंक ने उन जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो टीना, ऐसा लग रहा है ये जूते कोई यहां पर रख कर गया है। टीना ने जैसे ही उन जूतों को देखा, उसने मयंक का हाथ छोड़ दिया। वो उन जूतों के पास गई। वो जब उन जूतों को बड़े ही ध्यान से देखने लगी, मयंक भी उसके करीब आ गया और वो उस जूते को छूने ही जा रहा था कि तभी टीना ने मयंक की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में कहा, मयंक, मयंक, ये जूते मेरे डैड के हैं। ये डैड के जूते हैं जिसे मैंने उनके बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट किया था। ये दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है। इन्हें मैंने खुद कस्टमाइज करवाया था। जैसे ही टीना ने उन जूतों को देखकर ये बात कही, मयंक ने हैरानी से टीना की तरफ देखा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, आर यू श्योर टीना कि ये जूते तुम्हारे डैड के हैं? टीना ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई एम 100% श्योर मयंक, ये जूते मेरे डैड के ही हैं। ये लिमिटेड एडिशन वाले जूते हैं। इसे मैंने स्पेशली डैड के लिए बनवाया था। मैंने डैड के लिए हमेशा चीजें खुद खरीदी हैं। जैसे ही मयंक ने टीना की बात सुनी, उसने हैरानी से उन जूतों की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये धनंजय के जूते हो सकते हैं। लेकिन टीना ने जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही थी, इस बात को झुटला पाना मुमकिन नहीं था। मयंक को इतना हैरान देखकर टीना ने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, डैड हमेशा से ही अपने जूते को इसी तरह से संभाल कर रखते थे। मयंक, इसका क्या मतलब है? क्या डैड यहीं कहीं है? मयंक ने टीना की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह इम्पॉसिबल है टीना। मैंने तुम्हें पहले ही सारी चीजें बता दी थी कि उस दिन क्या हुआ था। तभी टीना ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। कहीं डैड भी, या फिर हो सकता है कि उस दिन तुमने किसी और को देखा हो और डैड अब भी जिंदा हो। टीना अपनी बात बोल ही रही थी कि मयंक ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है टीना, ये सारी बातें बेकार की हैं। उस दिन जिसे मैंने देखा था वो मिस्टर ओबरॉय ही थे। टीना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? टीना ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो बात नहीं है। मैं इस तरह की और भी कई कहानियां सुन चुकी हूं, जिसमें जो लोग इस दुनिया में नहीं होते हैं उनकी अपनी एक अलग दुनिया बन जाती है। वो इसी तरह सब लोगों से अलग होकर छिप कर रहने लगते हैं। कहीं ये सच तो नहीं है ना मयंक? क्योंकि ये मेरे डैड की ही आदत थी। वो हमेशा ही अपने जूते को इसी एंगल में रखते थे। मयंक ने अपनी आंखों से धनंजय को मरते हुए देखा था। वो किसी भी हाल में इस बात पर यकीन नहीं करने वाला था। मयंक ने तुरंत टीना की बात को नकारते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है टीना, तुम बेकार की बातें सोच रही हो। इन सब बातों पर तुम बिल्कुल भी विश्वास मत करो। ये कहानी होती है और लोग तो तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। टीना ने मयंक की तरफ देखा। उसने बिल्कुल सीरियस होकर पूछा, लेकिन मयंक, वो हंसी और वो चीख, दोनों ही आवाज मुझे डैड की लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड यहीं कहीं इसी जंगल में हो? टीना के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। वो मयंक को अजीब नजरों से देख रही थी, लेकिन मयंक ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। मयंक सीधे उन जूतों के करीब जाकर बैठ गया और उसने उन जूतों को उठाकर चारों तरफ घुमाकर देखना शुरू किया। वहीं टीना अभी भी उस तेज आवाज के बारे में सोच रही थी। वो आवाज किसकी थी? वो डैड के जैसी ही आवाज थी। जब मैं मयंक के इतने करीब थी तभी मुझे वो आवाज क्यों सुनाई दी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डैड नहीं चाहते कि मैं मयंक से कोई रिश्ता रखूं? लेकिन डैड भला ऐसा क्यों चाहेंगे? उन्होंने ही मयंक को मेरे लिए चुना है और मैं तो मयंक से प्यार भी करने लगी हूं। तभी टीना ने मयंक की तरफ देखा।
वो जूतों को बड़े ही गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। टीना ने मयंक के पास आकर पूछा, तुम इन जूतों को इस तरह से क्यों देख रहे हो? मयंक ने उस जूते में लगी मिट्टी और घास की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान से देखो टीना, इस पर गीली मिट्टी और एक घास लगी है। इसका मतलब यह है कि कोई जूतों को यहां पर पहन कर आया है। ये कोई ऐसा इंसान है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तुम बेकार की बातें मत सोचो। मरे हुए लोग वापस नहीं आते, ना ही पुनर्जन्म होते हैं। मैं तो इन सब में नहीं मानता। टीना उन जूतों पर लगी मिट्टी की तरफ देखने लगी। तभी मयंक उठकर खड़ा हुआ। उसने टीना के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठंड बढ़ रही है, चलो हम वापस घर चलते हैं। टीना ने हां में अपना सिर हिलाया। मयंक ने टीना की कमर में अपना हाथ डाला और उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो कल सुबह हम पहाड़ी के पास वाले एक मंदिर पर चलेंगे। मैंने वहां पर सुना है कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा और साधु रहते हैं। अगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हम वहां चलकर उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है? टीना ने मयंक की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी मयंक ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे होंगे, और ये सवाल मन में आना लाजमी है। मैं भी बहुत सारी चीजें सोच रहा हूं, इसलिए एक बार हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हम इस बारे में उन लोगों से बात करेंगे। मैंने सुना है कि वो सारे साधु हर तरह की काली शक्तियों से बात कर सकते हैं। वो इस तरह का कोई भी मैटर बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम वहां चलेंगे और इसका पता लगाएंगे, ठीक है? टीना ने इस समय मयंक से कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप कार में बैठ गई। मयंक समझ गया था कि जरूर टीना के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। जैसे ही वो लोग अपने नए घर में पहुंचे, टीना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मयंक ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मयंक वहीं अपने कमरे की खिड़की के पास था। उसने चांद को घूरते हुए कहा, मैं जानता हूं यह सब किसी इंसान का किया धरा है, क्योंकि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी ये सब कर रहा है उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। एक बार अगर मुझे उसका ठिकाना पता चल गया तो मैं उसका ये हाल करूंगा कि दोबारा कभी वो इस तरह से कुछ करने के बारे में नहीं सोचेगा। उधर टीना अपने कमरे में बैठी थी और बार बार उसके दिमाग में अपने डैड की बातें आ रही थी। वो अपने डैड को मिस कर रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसे जो आवाज सुनाई दी थी उसे बिल्कुल अपने डैड की जैसी लगी थी। उसे वैसा लग रहा था कि शायद उसके डैड अभी जिंदा हैं। तभी टीना के दिमाग में एक बात आई। उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, वो आवाज मुझे इस टाइम में क्यों आई जब मैं और मयंक एक दूसरे को किस कर रहे थे? इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या डैड नहीं चाहते कि मैं मयंक के साथ रहूं? या फिर कोई और था वहां पर जो हम दोनों पर नजर बनाए था और वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के साथ रहें? आखिर कौन हो सकता है ऐसा जो हम दोनों को अलग अलग करने के बारे में सोच रहा है? टीना के दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे थे। वो सारी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। मयंक भी सारी रात इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था। अगले दिन सुबह सुबह मयंक की आंख खुली। वो टीना से पहले उठ गया था और अपने बेडरूम से बाहर निकलकर वो सीधे किचन में गया। मयंक ने किचन में पहुंचते ही एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कल रात टीना काफी ज्यादा डर गई थी। जहां तक मैं उसे जानता हूं वो इस बात से अपसेट ही होगी। एक काम करता हूं, उसके लिए कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना देता हूं। शायद वो थोड़ी खुश हो जाए और उसका मूड भी ठीक हो जाए। मयंक ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया। किचन में हो रही खटपट की आवाज से टीना की नींद खुल गई। टीना आंख मलते हुए बाहर निकल आई। उसने देखा कि मयंक किचन में एप्रन पहनकर खड़ा कुछ बना रहा है। जैसे ही मयंक ने टीना को देखा, उसके चेहरे को देखकर ही समझ में आ गया था कि वो सारी रात ठीक से नहीं सोई है। लेकिन फिर भी मयंक ने उसको इग्नोर करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई क्या? या सारी रात मेरे बारे में सोच रही थी? मयंक ने बड़े ही फ्लर्टी वे में टीना से यह सवाल किया, लेकिन टीना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मॉर्निंग बोलकर वॉशरूम में चली गई। पिछले कुछ दिन से टीना का नेचर भी मयंक जैसा हो गया था। वो उसके हर मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग हैंडसम से देती थी, लेकिन आज इस तरह सिर्फ मॉर्निंग सुनना मयंक को थोड़ा अजीब लगा। थोड़ी ही देर के बाद टीना फ्रेश होकर बाहर आई। उसने देखा
मयंक डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा था। जैसे ही मयंक ने टीना को देखा, उसने कुर्सी पीछे पकड़कर खींचते हुए कहा, बैठो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया है। टीना बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गई। उसने मयंक की तरफ देखा। मयंक ने अपने एप्रन को उतारते हुए कहा, तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक सैंडविच और कॉर्न सूप, कैसा लगा ब्रेकफास्ट? टीना ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है। मयंक ने सामने की चेयर पर बैठकर टीना की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहा, खाकर बताओ, ऐसे ही कैसे बोल दिया कि अच्छा है? टीना ने सूप का एक सिप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, दिस इज डिलीशियस। मयंक ने टीना की तरफ देखकर कहा, तो फिर इंतजार किस बात का कर रही हो? चलो फिनिश करो जल्दी से। वो दोनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद टीना सारे बर्तन लेकर गई और चुपचाप बर्तन धोने के लिए खड़ी हो गई। तभी मयंक टीना के पास आकर बोला, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, तुम्हें बर्तन साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। भूल गई क्या, हमें आज पहाड़ी वाले मंदिर पर चलना है। वहां जाने में पहले ही इतनी देर लगेगी। तुम ये सब करोगी तो टाइम नहीं बचेगा। वैसे भी मैं जानता हूं तुम्हें घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर क्यों कर रही हो? छोड़ दो। टीना ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर कौन करेगा? मयंक ने टीना का मूड ठीक करने के लिए कहा, मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं बस उस जादू की छड़ी को घुमाऊंगा, ये बर्तन अपने आप साफ हो जाएंगे। टीना ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाकर कहा, कुछ भी बोलते हो तुम, इस तरह की नॉनसेंस की बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। मयंक ने हंसते हुए कहा, लो, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और तुम हो किसे नॉनसेंस बोल रही हो? टीना ने मयंक का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम मुझे लेकर टेंशन में हो, मेरा मूड ठीक करने के लिए सारी बातें बोल रहे हो ना। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जाओ, तुम नीचे जाकर पार्किंग एरिया में मेरा वेट करो, मैं एक काम खत्म करके चेंज करके आती हूँ, फिर हम मंदिर के लिए निकलेंगे। मयंक ने जब टीना की बात सुनी, उसने टीना की तरफ देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, आर यू श्योर? टीना ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मयंक ने टीना के गाल पर किस करते हुए कहा, ओके, आई एम वेटिंग, जल्दी आना। आधे घंटे के बाद भी जब टीना वहां नहीं पहुंची तो मयंक ने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, इतनी देर कहां लगा दी इस लड़की ने? एक काम करता हूं, कॉल करके देखता हूं। जैसे ही मयंक ने अपना मोबाइल फोन निकाला, वो टीना का नंबर मिलाने ही जा रहा था कि तभी उसने देखा सामने से ब्लू कलर के कुर्ते में टीना आ रही है। उसने ब्लू कलर की डेनिम जीन्स के साथ एक बड़ी ही प्यारी सी कुर्ती पहन रखी थी। वो जल्दी इंडियन कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन आज मंदिर जाने की वजह से उसने इंडियन कपड़े पहने और इंडियन ड्रेस में वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। जैसे ही मयंक ने टीना को अपने करीब में आते हुए देखा तो मयंक मुस्कुराते हुए टीना को देखने लगा। टीना ने उसके करीब आकर कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मयंक ने टीना की तरफ देखकर बड़े प्यार से कहा, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने आज से पहले कभी तुम्हें इस तरह इंडियन कपड़ों में नहीं देखा ना, इसीलिए। मयंक टीना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तभी टीना ने हैरानी से मयंक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ? ऐसा कैसे हो गया आज? ये आज का चांद किधर से निकला है? फिर वो हंसते हुए आगे कहने लगी, मैं जानती हूं मेरा मूड ठीक करने के लिए ही तुम ये सब कुछ बोल रहे हो, है ना? मयंक ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुमने मेकअप किया है ना, इसलिए तुम ज्यादा अच्छी लग रही हो। बस थोड़ी सी शेव भी कर लेती तो ज्यादा अच्छी लगने लगती। तुम्हारे चेहरे की दाढ़ी तुम्हारी थोड़ी सी खूबसूरती को कम कर रही है। इतना बोलकर मयंक हंसने लगा। टीना ने मयंक को घूरते हुए देखकर कहा, तुम्हारे सड़े हुए जोक सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। चलो, कहीं चलना है ना हमें? मयंक ने टीना की तरफ देखकर कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, यार मैं तो तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था, तुम होगी। खैर चलो, कोई बात नहीं, बैठो। टीना चुपचाप कार के अंदर बैठी। वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। जैसे ही मयंक ने ड्राइव करना शुरू किया, मयंक सोच रहा था कि वो टीना का मूड पहले जैसा कर दे। तभी कुछ सोचते हुए मयंक के दिमाग में ख्याल आया। उसने टीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी जो मैं तुमसे कहना चाहता था। तुम्हारा सरनेम, मेरा सरनेम अभी तक अलग अलग क्यों है? जैसे ही टीना ने मयंक की बात सुनी, उसने हैरानी से मयंक की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मयंक ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर आंख मारते हुए कहा, अरे वही, मतलब सीधा साधा तो है। ये बताओ, आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर में तुम अपना सरनेम चेंज करोगी या फिर अपने इस ओबरॉय सरनेम से तुम सेटिस्फाई हो?
मयंक इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। तभी टीना ने मयंक की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये सारी नॉनसेंस बातें बंद करो। मैं तुम्हारे इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। जल्दी ड्राइव करो। वैसे हम कब तक पहुंचेंगे? मयंक ने टीना की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा क्या? क्या तुम बोर हो रही हो? टीना ने मयंक की बात सुनी और उसकी तरफ से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, हाँ, मैं बोर हो रही हूं। मयंक ने टीना को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम बोर हो रही हो तो मेरे पास उसका भी एक तरीका है। इतना बोलकर मयंक ने म्यूजिक ऑन किया। मयंक ने टीना के फेवरेट गाने को बजाया। उसका म्यूजिक काफी ज्यादा लाउड कर दिया। टीना गाने को एंजॉय कर रही थी। तभी मयंक ने कार की स्पीड बढ़ा दी। मयंक ने काफी तेज कार को ड्राइव किया। थोड़ी ही देर में वो लोग उस मंदिर के काफी करीब पहुंच गए। अब जिस जगह पर ऊंची नीची पहाड़ियां थी, वहां से किसी भी गाड़ी का जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए मयंक ने ब्रेक लगाया। जैसे ही कार रुकी, मयंक ने म्यूजिक ऑफ कर दिया। टीना, जो अभी तक अपनी आंखें बंद करके म्यूजिक एंजॉय कर रही थी, म्यूजिक बंद होते ही उसने अपनी आंखें खोली और मयंक को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोकी? मयंक ने तुरंत टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। इतना बोलकर मयंक कार से बाहर निकला। टीना भी उसके साथ बाहर आ गई थी। उसने बाहर निकलते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर उसे कोई भी मंदिर नजर नहीं आ रहा था, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो गई। उसने मयंक की तरफ देखकर सवाल किया, लेकिन मुझे तो यहां कोई मंदिर नजर नहीं आ रहा। हम एक्चुअल में जा कहां रहे हैं? मयंक ने टीना की बात सुनते ही उसे दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, हम अभी मंदिर से थोड़ा दूर हैं। हमें ये पहाड़ और इसके बाद थोड़ा सा पथरीला इलाका है, उसे पार करना होगा। उसके बाद हम वहां पहुंच जाएंगे। वो जगह महान महात्माओं और साधुओं की है। वहां पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। इसके आगे कोई कार या बाइक भी नहीं जाएगी, इसलिए हमें पैदल ही वहां पर जाना पड़ेगा। टीना ने मयंक की बात सुनकर उसी तरफ देखा जहां पर मयंक उसे इशारे से दिखा रहा था। टीना को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, यह तो बहुत दूर है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? इतनी दूर तक क्या हम सच में पैदल चलने वाले हैं? मयंक ने टीना के करीब जाकर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम मेरे साथ हो तो परेशान होने की क्या बात है? डोंट वरी, अगर तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले चलूंगा। टीना ने मयंक की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो, मैं इतनी नाजुक नहीं हूं। मैं वैसे भी इतनी जल्दी नहीं थकती, मैं खुद चलूंगी। चलो बताओ, कहां चलना है? इतना बोलकर टीना ने अपना पर्स और मोबाइल फोन हाथ में लिया और चलने के लिए तैयार हो गई। मयंक ने मुस्कुराते हुए टीना का हाथ पकड़ा, उसे वहां से लेकर निकल गया। वहीं कुछ दूरी में एक कार खड़ी थी, जिसमें एक साया बैठा हुआ था, जो पैनी नजर से उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। टीना और मयंक एक पथरीले इलाके से चलते हुए जा रहे थे। वो काफी ऊंचा नीचा रास्ता था। वो दोनों पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे कि थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद टीना बुरी तरह पसीने से भीग गई। टीना ने टिश्यू पेपर से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, और कितनी दूर है? मयंक ने जैसे ही टीना की हालत देखी, वो समझ गया कि वो थक गई है। मयंक आगे बढ़ा। उसने बिना कुछ कहे टीना को अपनी गोद में उठा लिया। उसे वहां से लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। टीना ने मयंक की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम थक जाओगे मयंक, मुझे नीचे उतारो, मैं चल तो रही हूं। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, यहां एक मान्यता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को अपनी गोद में लेकर चढ़ता है तो देवी माँ उनको हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देती है और वो दोनों कभी अलग नहीं होते। इतना कहकर वो चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगा। टीना मयंक की तरफ देख रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कैसे यकीन करूं मैं उन सब चीजों पर? मयंक तो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उसे ही गलत समझ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मयंक ने टीना को एक जगह पर उतारते हुए कहा, टीना, वो देखो। टीना ने सोचा कि वो लोग उस मंदिर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जगह मंदिर जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उस जगह को देखकर टीना ने हैरान होते हुए कहा, यह कौन सी जगह है मयंक? मयंक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने उस जगह की तरफ देखकर कहा, यह वही अनाथालय है जहां पर मैं पला बड़ा हूं।
जब से मैं यहां से निकलकर बाहर गया उसके बाद कभी दोबारा वापस नहीं आया। मयंक इतना बोलकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। टीना मयंक के पास गई। उसने उसके कंधों पर हाथ रखा। तभी मयंक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यह अनाथालय अभी भी वैसा का वैसा ही है। यहां रहने वाले बच्चों और इस अनाथालय की सिचुएशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। टीना ने उस अनाथालय की तरफ देखकर अपने मन में कहा, कोई बात नहीं, अभी तक अगर ये इस जगह की सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तो अब होगा। मैं जैसे ही वापस कंपनी पहुंचूंगी तो रागिनी से इस बारे में बात करूंगी। मैं एक बड़ा अमाउंट इस अनाथालय में डोनेट करूंगी ताकि ये जगह पहले से थोड़ी बेहतर हो सके। मयंक उस जगह को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, चलो चलें, अभी हमें उस मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी दूर चलना है। टीना ने मयंक का हाथ पकड़ा। वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। लगभग 100 मीटर की दूरी के बाद टीना ने मयंक से पूछा, वैसे तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया था कि मंदिर में इतने महान साधु रहते हैं? मयंक ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे कुणाल ने बताया था इन सारी बातों के बारे में। हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। टीना ने मयंक की ये बातें सुनी, कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप आगे की तरफ उसके साथ चलती रही। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो लोग एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंच गए। उस गुफा के बाहर काफी सारे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे। अभी तक जब वो लोग उन पहाड़ियों से चलते हुए आ रहे थे तो वहां पर काफी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे ही टीना और मयंक दोनों उस गुफा के पास पहुंचे, अंदर की तरफ बड़ा ही अच्छा मौसम था। अब वहां पर इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी। मयंक ने उस गुफा के चारों तरफ देखा। वहां पर उन लोगों को कई सारे टूरिस्ट नजर आ रहे थे। टीना ने उन टूरिस्ट को देखकर कहा, मयंक, तुम तो बोल रहे थे कि यहाँ पर हमें महान साधु मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग तरह के टूरिस्ट घूम रहे हैं। हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए? मयंक ने टीना की बात सुनकर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता। मुझे तो कुणाल ने बस यहाँ तक पहुंचने के लिए कहा था। यहाँ तो हमें खुद ही उन्हें ढूंढना होगा। टीना मयंक की तरफ हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उन दोनों में से किसी को भी इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। मयंक भी काफी समय के बाद वहां पर आया था। मयंक ने टीना का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर चलने पर मयंक को एक साधु के जैसे कपड़े पहने हुए आदमी दिखा। मयंक ने उस आदमी के पास जाकर कहा, क्या आप ही हैं वो महान साधु जो हर किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, जो सब कुछ जानते हैं? जैसे ही मयंक ने उस आदमी से ये बात पूछी, उस आदमी ने मयंक और टीना की तरफ देखा। टीना वहां पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। उसने साधु की तरफ देखकर मयंक का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी मयंक की तरफ देखकर उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं। फिर वो दूसरी तरफ जाने लगा। तभी मयंक ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुकिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे वो महान साधु कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उस साधु ने मयंक को घूरते हुए देखा और बिना कुछ बोले दूसरी तरफ चला गया। मयंक को यह बड़ा ही अजीब लगा। तभी मयंक ने टीना का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चलते हुए कहा, चलो, हमें लगता है हमें खुद ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। यहां पर कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। टीना ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे यहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो हम वापस चलते हैं। मयंक ने टीना को घबराते देखकर कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े, वहां पर एक साधु नजर आया जो उस जगह की सफाई कर रहा था। मयंक ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? उस साधु ने मयंक और टीना की तरफ देखते हुए कहा, क्या मदद चाहिए तुम लोगों को मेरी? मयंक ने उससे भी वही सवाल किया। वो आदमी इस बार मयंक की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उन्हें एक 60 साल के बूढ़े आदमी के पास लेकर गया, जिसकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी। वो अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठा हुआ था। जैसे ही मयंक ने उसे देखा, वो तुरंत समझ गया कि ये वही महान साधु हैं जिन्हें वो इतनी देर से ढूंढ रहा था। उस जगह पर एक अजीब सी रोशनी नजर आ रही थी। वहां का माहौल बड़ा ही साफ सुथरा और शांत था। मयंक उस साधु के पास गया। उसने उसके सामने अपना सिर झुकाया और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, महाराज, हम यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। हम इस समय काफी परेशान हैं। क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं? लेकिन उसने मयंक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। टीना उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। मयंक की बात का जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो टीना ने मयंक की तरफ देखकर कहा, आई थिंक मयंक, उन्हें शायद हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, इसलिए शायद वो कुछ बोल नहीं रहे।
मयंक ने टीना की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी अपने ध्यान में मग्न है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे। मयंक ये सारी बातें बोल रहा था कि तभी उस साधु ने अपनी आंखें खोली और मयंक की तरफ देखते हुए कहा, बोलो, क्या पता करना है तुम्हें? किस लिए आए हो तुम यहां? जैसे ही टीना ने उसकी ये आवाज सुनी, वो आगे आते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जैसे ही साधु ने टीना की आवाज सुनी, उसने तुरंत टीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहां पर आई हो तो इसका मतलब। इतना बोलकर वो साधु चुप हो गया और अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही टीना ने यह देखा, वो दोबारा से मयंक के बगल में आकर खड़ी हो गई और उसने मयंक का हाथ पकड़ लिया। मयंक कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उस साधु ने मयंक की तरफ अपना हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम इसके बारे में कुछ पता करने के लिए आए हो ना? इस लड़की के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई हैं। उस साधु ने जैसे ही ये बात बोली, टीना और मयंक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मयंक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी टीना ने आगे आकर तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज मैं अपने सपने में देख रही हूं वो सारी चीजें रियल में मेरे साथ हो रही हैं। प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। सामने बैठे साधु के शब्दों को सुनने के बाद टीना ने अपने बैग से नोटों का बंडल निकाला और उस साधु के सामने रख दिया। मयंक ने भी टीना को नहीं रोका, क्योंकि जो कुछ भी साधु जी ने बताया वो और भी भयानक हो सकता था। उस साधु ने उन नोटों की तरफ देखा तक नहीं और अपना सिर हिलाते हुए कहा, देखो लड़की, हम सन्यासी इन नोटों की पूजा नहीं करते और इसके लिए मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी। इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला। मयंक ने जल्दी से कहा, साधु जी हमें माफ कीजिए कि आपने जो कुछ भी बताया हम उसे इन पैसों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बस हम आपकी हेल्प चाहते हैं। आपने जो कुछ भी बताया उसके लिए बस बताइए कि हमें आपके लिए क्या करना है। मयंक ने गुस्से से उस साधु की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, अगर इस बार तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक गधे पर बैठा दूंगा और तुम्हारा जुलूस निकालूंगा।